नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। करंट अफेयर्स के जुलाई सीरीज़ में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज से हम लोग 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। हाल ही में मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए लाइफ आंदोलन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ मूवमेंट स्टार्टेड बाय मोदी जी? खेल को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट कल्चर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस ऑन इन्वायरमेंट, देश के अंदर महिलाओं के प्रति सोच को बदलना, चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑन वीमेन इशू। इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या उत्तर होना चाहिए? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस ऑन इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। देखिए देखिए जो लोग देख रहे हैं, तो जो आपको पता होना चाहिए कि हमारी संस्था जो PSS विजन एकेडमी रीवा है, ये आपको हर महीने क्या देती है? मैगजीन देती है। तो उसी मैगजीन का एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक करके जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको एनालिसिस करें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि आपके पास मैगजीन भी होगा, ठीक है। और देखते हैं, तो पहला जो प्रश्न था उसका लाइफ आंदोलन ये क्या है, आइए देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटर का प्रयोग किया हुआ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात लाइफ, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब आपके चारों ओर का वातावरण, जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक दोनों होते हैं। मतलब इन्वायरमेंट जिसमें एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वही है पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है अपना बड़ा सेंसिटिव है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो रहा है। तो हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ सिर्फ पॉलिसी होने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को अपना लाइफस्टाइल भी बदलना होगा। आपको पता होगा कि इस समय डेवलपमेंट के आगे हम लोग पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे टेक्नोलॉजी या ऐसे लाइफस्टाइल अपनाने चाहिए जिससे पर्यावरण को खतरा ना हो, ठीक है। तो वही है, लोगों के अंदर इस तरह के लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। तो इसका जो है आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ऐसा मोदी जी ने बोला था। कहाँ पे? ग्लासगो जो है, ये देखिए अगर आप ध्यान दें, इसको मैंने किया हुआ है हाईलाइट, इंग्लिश में भी है। वर्ष 2021 में ये आयोजन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड नेशन है, उसका जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज होता है, जो कि 26वां हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ग्लासगो 2021 में। यहाँ पे क्लियर नहीं है, इंग्लिश वाला एकदम क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 26 यूनाइटेड नेशन COP 26 ये ग्लासगो में है। तो यहाँ पर मोदी जी ने इसके बारे में बोला था, और इसको लेकर उन्होंने अब काम शुरू कर दिया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन आज का कि आईफा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड इन आईफा 2022? ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकी कौशल और कृति सेन, ठीक है। बाकी सब भी अवार्ड जीते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जीते हैं। तो विकी कौशल को क्या मिला है? बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। और कृति सेन को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आईफा के बारे में ये जानते हैं, पूरा न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए, आईफा जो कि अगर बात करें तो एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं कि 2000 में, देखिए इसको सन 2000 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। एक एकेडमी है जो कि क्या करता है? भारतीय फिल्मों को क्या करता है? उसकी क्वालिटी के ऊपर, और उस जो भी उसको पसंद आए, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, डायरेक्शन, सभी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जब से ये सेटअप हुआ है, जब से स्थापित हुआ, तब से आईफा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। तो इस बार का आयोजन कहाँ हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो 3-4 जून 2022 को आबू धाबी, जो कि UAE की राजधानी है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। विजेता कौन कौन है? विकी कौशल, सरदार उधम में बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन, मिमी फिल्म में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? विष्णुवर्धन, जो कि शेरशाह फिल्म बनाई थी, जो कि कारगिल के एक इवेंट पर आधारित था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? शेरशाह को ही मिलेगा। तो ये और भी अवार्ड मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो 4 मैंने आपको हाईलाइट किया, इतना आप पढ़ लीजिएगा, वनडे एग्जाम में काम हो जाएगा। सिविल सर्विस में भी इतना ही आता है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। FCRA बताएंगे, FCRA क्या है? FCRA नियमों में संशोधन के बाद अब भारतीय नागरिक अधिकतम कितनी राशि के विदेशी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? द मैक्सिमम अमाउंट दैट इंडियन कैन रिसीव फ्रॉम फॉरेन आफ्टर न्यू FCRA रूल्स।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 10 लाख। अब ये क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको FCRA का मतलब समझने आना चाहिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल, ठीक है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, ठीक है। पहले ये क्या हुआ करता था? एक एक्ट था। एक्ट का मतलब एक अधिनियम यानी कि एक कानून या एक लॉ है, जिसे कब पारित किया गया था? सन 2010 में, तो आपको पता होना चाहिए। तो FCRA का जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ? 2010। अधिनियम यानी कि लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने 2010 में इसे पारित कर दिया, इसे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद FCRA रूल के तहत क्या किया गया? जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसको अधिकृत किया गया, उसको असाइन किया गया कि भैया आप इससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं। तो इसलिए होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने इसने क्या किया? जो पहले के रूल बने थे उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया? अमेंडमेंट कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया। अब पूरा का पूरा माजरा है क्या? पूरा FCRA है क्या? देखिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे समझते हैं आप कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो या कोई आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप फॉरेन से फंडिंग करते हो, क्या करते हो? फंडिंग करते हो या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करते हो विदेशी स्रोत से। तो अभी तक क्या रूल था कि 1 लाख रुपए तक का आप जो है वहाँ से फंडिंग कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अब ये अमाउंट क्या हो जाता था? 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता था, तब आपको संबंधित जो भी अथॉरिटी होती थी उसको इन्फॉर्म करना होता था विद इन 30 डेज, ठीक है। अभी क्या किया गया? 2 अमेंडमेंट किए गए। पहला, 1 लाख रुपए की जो लिमिट थी बढ़ा के 10 लाख कर दी गई। दूसरी बात क्या है? सूचित करने का, इन्फॉर्म करने का जो विंडो था 30 डेज़ का, उसे बढ़ा के 90 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो FCRA को लेकर नियम कौन बनाता है? तो होम मिनिस्ट्री बनाती है, गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है। FCRA का जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 2010 में पारित हुआ। यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको न्यू रूल्स के अनुसार कितना राशि, कितने अमाउंट को आप मंगा सकते हो विदेश से? 10 लाख रुपए। और आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी है कब तक देनी है? अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन आपको 90 दिन के अंदर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 12वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति व दर्शन शास्त्र में मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ नहीं है, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉरी द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कल्चर एंड फिलॉसफी। तो इंडियन कल्चर और फिलॉसफी में किस तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न थे, उनको लेकर एक्सप्लेनेशन थे, उनको लेकर अपने फिलॉसफीज थे, अपने दर्शन थे, तो उसको लेकर एक आयोजन हुआ है, ठीक है। वो कहाँ हुआ है? वो दिल्ली में हुआ। तो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? दिल्ली में। आइए पूरा न्यूज़ समझते हैं। सबसे पहली बात, ये आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कहाँ हुआ? विज्ञान भवन में हुआ है। अमित शाह जी इसके चीफ गेस्ट थे, ठीक है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर है। विज्ञान भवन में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? करता क्या है? देखिए क्या होता है, मानवाधिकार का मतलब समझते हो? देखो यूनाइटेड नेशन ने 1948 में, कब? 1948 में एक चार्टर प्रकाशित किया था। एक चार्टर जो है उसने पब्लिश किया था, इसमें मानव को जीने के लिए जो बुनियादी अधिकार हैं, जो फाउंडेशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उसकी एक लिस्ट बनाई थी। और बोला गया था जैसे कि जीने का अधिकार, जैसे कि प्रॉपर्टी के अधिकार, जैसे कि जो है आगे समान अवसर का अधिकार, सोशल राइट। तो अलग अलग प्रकार के जो 17-18 राइट्स थे उनको इसमें प्रकाशित किया गया। तो और सभी देशों के बोला कि आप अपने देश के अंदर जब रूल्स बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करें, तो इन मानव अधिकारों को, इन ह्यूमन राइट्स को क्या करें? उसे एक्नॉलेज करें, उसे एकोमोडेट करें, उसे आगे बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? तो मानवाधिकार एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट मतलब आधुनिक राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सारी राजनीति जो होगी वो मानवाधिकार के हिसाब से होगी। सभी मानव इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कुछ भी हो, सभी को बराबर मानवाधिकार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। क्लियर है? तो जो ये नया कंसेप्ट आया है, तो जो ये सम्मेलन हुआ है उसका ये कहना है कि कोई नया कंसेप्ट नहीं है। भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र, जो भारत की इंडियन एंशिएंट हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो हमारा फिलॉसफी है, उसमें पहले से ही मानवाधिकारों को लेकर बातें की गई है। उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है इन सब चीज़ों के द्वारा। तो याद इतना रखना है भैया कि कहाँ हुआ था? विज्ञान भवन दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन थे? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल कार्यक्रम का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा होता है? गोल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री। आइए देखते हैं कंटेस्ट या न्यूज क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर इंग्लिश है। गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। सेकेंड फेज क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, उसके द्वारा ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री।
केंद्र में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री क्या करती है, ये भारत के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं, ट्राइब जनजाति हैं, आपको पता है जनजातियों को जो जिनका पूरा का जीवन जल जंगल ज़मीन के बीच में गुजरता है, उनको प्रोटेक्ट करने में गुजरता है, उनको ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइब्स हैं, आपको पता है भारत के ट्राइब ज़्यादातर पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, तो उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, इसको लेकर बहुत सारे सरकारी प्रयास होते हैं। तो उन सभी सरकारी प्रयासों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की होती है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की होती है। इसी कड़ी में क्या किया जा रहा है कि ट्राइबल्स के अंदर एंटरप्रेन्योर को विकसित किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या होती है? इसे उद्यमशीलता बोलते हैं। उद्यमशीलता का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाना, कि वो स्वयं से क्या बन सके, स्वयं से उत्पादक बन सके, प्रोड्यूसर बन सके। ही शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, ही इंस्टेड ही शुड बी अ जॉब क्रिएटर। वो खुद से जॉब क्रिएट कर सके, वो खुद से रोजगार का सृजन कर सके। इस तरह के गुण, इस तरह के जो है क्वालिटीज़, कैपेसिटी को बिल्डिंग करने के लिए गोल स्कीम को लाया गया है किसके अंदर? ट्राइबल्स के अंदर, कि ट्राइबल्स भी अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले। ठीक है, तो गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है समझ में आया कि महिलाओं एवं, ध्यान रहे यहाँ पर लिखा होगा, एक मिनट, अच्छा एक मिनट अभी चला गया। ठीक ठीक है, महिलाओं को डिजिटल रूप से अपस्किल, कनेक्ट और सशक्त बनाना है। ठीक है, 10 लाख युवाओं, ठीक है, वो भी किसके? जनजातीय समुदाय के। क्लियर है, तो ये उनको और ज़्यादा अपलिफ्ट करना है और ज़्यादा अपग्रेड करना है। तो गोल कार्यक्रम की बातें ये रही। ठीक है, और इस समय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां, वन नेशन वन कार्ड, सॉरी ये कार्ड नहीं, यहाँ पे राशन कार्ड भी है, नहीं चल रहा है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? विच इज़ द फाइनल स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? तो इसका सही आंसर है बिहार, ओ सॉरी असम है। कौन सा है? असम है। आइए देखते हैं न्यूज़। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम है क्या। देखिए 2019, यहाँ पे सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 2019 में ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, 2019 में ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। राशन कार्ड आप सबको पता है, राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सभी फैमिलीज़ को, सभी हाउस होल्ड को एक ज़रूरी राशन उपलब्ध कराता है, अनाज उपलब्ध कराता है जो उसके जीवन में ज़रूरी होता है। क्लियर है? समस्या क्या होती थी, जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं वो जॉब के लिए माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे स्टेट। अब दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही निवास प्रमाण पत्र है, ना ही और कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनको बाज़ार से सामान खरीदने होते हैं, राशन खरीदने होते हैं, और बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं महंगी, जिससे उनकी पूरी सैलरी क्या हो जाती है, वहीं पे चली जाती है, जबकि उनका अपना राशन कार्ड उनके होम स्टेट में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो उनका होम स्टेट में बना हुआ राशन कार्ड है वो कहाँ चला जाए? वो जहाँ पर वो कमर्शियली इंगेज्ड है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाए। तो ये स्कीम अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी है। तो इस स्कीम के ज़रिए क्या किया जा रहा है, जो बहुत सारे पलायन कर चुके हैं मजदूर, जो माइग्रेटेड लेबर्स हैं, उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। समझ में आया? इस तरह से क्या किया जा रहा है, एक ग्रिड बनाया जा रहा है जिसमें सभी राज्यों के राशन कार्ड को क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है। तो इस स्थिति में 36वां राज्य बना है असम, जो कि क्या कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019। अब आप कहीं का भी आपका राशन हो कार्ड हो, आप किसी भी राज्य में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो है नए राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, पुराने राशन कार्ड पर ही आपको अनाज मिल जाया करेगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, ज्योतिर्गमय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ज्योतिर्गमय फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस? काशी, दिल्ली, हरिद्वार या उज्जैन? सही आंसर क्या है? दिल्ली। आइए देखते हैं क्या है। तो ज्योतिर्गमय महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। इस किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये तो जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री है, और उसके जो मंत्री हैं महोदय जी, वो कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री भारत के कौन है? जी किशन रेड्डी। इनके निर्देशन में ये आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य यही है कि देश भर के जो दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र हैं, यानी रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको लेकर जो है जागरूकता बढ़ाई जाए, उनको शोकेस किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि अभी भी भारत के जो अपना संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हम अपनी विरासत को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जागरूकता फैलाने का पूरा काम था। अब प्रश्न है तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि 21 जून को क्या होता है?
विश्व संगीत दिवस होता है? क्या होता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये एवरी 21 जून को किया जाता है। समझ में आ रहा है? और ये इसका ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा हुआ था? संगीत नाटक अकादमी, इसके द्वारा आयोजन किया गया था। और इसमें जी किशन रेड्डी जी भी जो है योगदान दे रहे थे। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में G20 का आयोजन किस राज्य में होगा? विच स्टेट शैल या विल होस्ट G20 कॉन्फ्रेंस इन 2023? आई थिंक ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। अगले जितने भी एग्जाम होंगे 4-6 महीने के अंदर, वो सब में ये क्वेश्चन झांकता हुआ आपको मिलेगा। इसका सही आंसर है J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वैसे हालांकि ये राज्य नहीं है, यूटी है, लेकिन ठीक है, आप लोग इसको कंसिडर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। तो सीधे सीधे क्या है, इंडिया जो है जम्मू एंड कश्मीर क्या करेगा? G20 समिट को होस्ट करेगा। अब ये पूरा G20 है क्या, समझते हैं। तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। इसका क्या मतलब हुआ है? 20 लोगों का समूह। अब इसमें कौन कौन है? तो देखिए, इसमें 19 देश हैं। क्या है? टोटल दुनिया के 19 कंट्रीज़ हैं, प्लस एक समूह है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। क्या? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन में टोटल 26 से 27 देश हैं। तो ये देश एक साथ जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, और बाकी 19 अलग अलग देश हैं। ये 19 अलग अलग देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। तो बता दिया, ये यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सारे देश हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, दूसरी बात, ये है क्या? तो दुनिया के जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी दुनिया के 20 सबसे लार्जेस्ट जो इकॉनमीज़ हैं, जो लार्जेस्ट इकॉनमीज़ है, उनका ये ग्रुप है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीज़ हो गए। इनका काम है, ये साल में एक बार मिलते हैं। साल में एक बार मिलकर पूरे जो उस समय के ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, जो विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे होते हैं, उनको लेकर डिस्कशन होता है, प्रपोजल आते हैं, पास भी होते हैं। ठीक है, और मैंडेट्स भी आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लेकर पूरी दुनिया के देश क्या करते हैं, किसी खास विषय पर चर्चा करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और नए नए जो है विषय चुनते हैं, जिससे विश्व को आगे बढ़ाया जा सके। समझ में आ रहा? तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो आपसे पूछा जा सकता है G20 की पहली बैठक कब होती है? तो G20 की पहली बैठक होती है 1919 में। कब होती है? 1919 में। क्लियर है? तो चूँकि भारत एक मेंबर है, समझ में आ रहा है? तो होता क्या है G20 में? हर साल जो बैठक का आयोजन होता है वो किसी एक मेंबर कंट्रीज़ में होता है। समझ में आ रहा? जितने 19 के 19 मेंबर हैं वहाँ होता है। जैसे पिछली बार कहाँ हुआ था? इटली। अब आप कहोगे सर यहाँ इटली तो मेंबर है नहीं। बिल्कुल है, इटली यूए के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। समझ में आ रहा? तो 2021 में इटली में आयोजन हुआ था। तो इटली से प्रेसिडेंसी मिली है भारत को मिला है। तो भारत 2022 के लिए अध्यक्ष है G20 का। ठीक है, अब भारत जहाँ चाहे वहाँ ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा सकता है अपनी टेरिटरी में। तो उसने जम्मू कश्मीर को चुना है। जम्मू कश्मीर G20 की शिखर सम्मेलन होगा, ये एनुअल जो है कॉन्फ्रेंस होगी। समझ में आ गया पूरा कंटेक्स्ट? समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन आज का, कि पहली भारत नेपाल गौरव टूरिस्ट ट्रेन किस स्टेशन से रवाना हुई? द फर्स्ट भारत नेपाल गौरव टूरिस्ट ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम विच स्टेशन? न्यू दिल्ली, किशनगंज, सफदरजंग या निज़ामुद्दीन? देखिए, ये सारे के सारे स्टेशन दिल्ली के हैं। ठीक है, और दिल्ली से ही ये ट्रेन चली है। तो दिल्ली के किस स्टेशन से चली है? सफदरजंग से चली है। तो सफदरजंग से, यानी कि अगर हम बात करें, ये जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और दूसरा क्या है? नेपाल है। ठीक है, तो नेपाल और इंडिया के बीच में ये ट्रेन चल रही है, और ये एक प्रकार का टूरिस्ट ट्रेन है। और ये करेगी क्या? भारत और नेपाल के बीच में जितने भी रामायण से जुड़े हुए स्थल हैं, जिनका उल्लेख रामायण ग्रंथ में है, उनको ये क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए जनकपुर, आपको पता है कि रामायण में जनकपुर का उल्लेख है, माता सीता का जो है मायका है। और ये जनकपुर आधुनिक रूप से कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और अयोध्या कहाँ पड़ता है? ये मान्यता अनुसार कहाँ पड़ता है? साकेत, अयोध्या, ये आजकल पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आजकल क्या, हमेशा से यही था। तो अयोध्या और जनकपुर के अलावा जितने भी रामायण से जुड़े हुए साक्ष्य हैं, जितने भी रामायण से जुड़े हुए हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको कनेक्ट करेगी। तो लोगों को बहुत ही कम दर में क्या करेंगे? रामायण से जुड़े हुए जगहों पर क्या करेगी? यात्रा कराएगी। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से भारत नेपाल के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और टूरिज़्म भी बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ
क्वेश्चन भी आएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सफदरजंग रेलवे स्टेशन आएगा। और इसको हरी झंडी किसने दी है? जाहिर सी बात है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री हैं, और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस ट्रेन को रवाना किया। ठीक है, रामायण सर्किट को कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सब हलवा क्वेश्चन है। 21 जून को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है और इसी दिन क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है इस साल। देखिए, आपको पता होना चाहिए पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। कब मनाया गया है? 2015 में, 2015 में। तो इस बार कौन सा वाला था? 8वां था। कौन सा था? 8वां था। तो ये में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो 8वां संस्करण है 21 जून 2022 को बनाया गया, उसका शीर्षक क्या है? उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ जहाँ भी ये जाते हैं एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कर्नाटक के मैसूरू में थे इस बार, और वहाँ पर उन्होंने ग्रुप योगा किया, कलेक्टिवली वहाँ पर योगा किया, मास योगा, सामूहिक योगा किया। क्लियर है? और जो क्या थे, विशेष रूप से सक्षम लोग, यानी कि जिसे हम दिव्यांग बोलते हैं, ट्रांसजेंडर आबादी, महिलाओं, बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरी, गार्जियन रिंग पहल के हिस्से के रूप में, ये ना देखना, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने कहाँ पर सामूहिक योग किया था? मैसूरू, कर्नाटक में। क्लियर? और योगा दिवस का कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन चल रहा है? 8वां। पहली बार कब हुआ था? 2015। कौन सा मंत्रालय योगा दिवस को आयोजित कराता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा सर्च मारिएगा इंटरनेट पे कि कौन सा मंत्रालय इसको आयोजित कराता है, ऑर्गेनाइज कराता है। 19वां क्वेश्चन आज का। किस देश के उप प्रधानमंत्री ने जून 2022 में भारत का दौरा किया? द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया इन जून 2020? तो ये है और सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आइए देखते हैं, उनका नाम है जो है रिचर्ड मार्ल्स। क्या नाम है? रिचर्ड मार्ल्स। 20 से 23 जून 2022 में उन्होंने भारत का दौरा किया। ये ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब जब प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब उनका स्थान ये लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। ही इज ऑल्सो चार्ज ऑफ, ही हैज़ ऑल्सो द चार्ज ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री जब ये भारत में आएंगे तो भारत के रक्षा मंत्री यानी दोनों जो काउंटर पार्ट्स होंगे उनसे इनका मुलाकात होगी। तो राजनाथ सिंह से इनकी मुलाकात हुई, भारत के रक्षा मंत्री, और दोनों के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है उसका रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उसे कैसे और अपग्रेड किया जा सकता है इस पर लेकर चर्चा हुई। बहुत सारे जो है और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन किए गए। ठीक है, ये सारी बातें थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ के आए थे? ऑस्ट्रेलिया के आए थे। आप ऑस्ट्रेलिया का जानते हैं, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, दक्षिण में है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर्च करिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, उसके जो है करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कि निपुण परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड निपुण प्रोजेक्ट? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आवास एवं नगर विकास मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एक मिनिस्ट्री है, इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। उनके द्वारा, देखिए ये लिखा हुआ है, इसके द्वारा 20 जून 2022 को निपुण परियोजना की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। निर्माण वर्कर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन वाला समझ रहे, जैसे कि बिल्डिंग निर्माण वगैरह, सड़क निर्माण में जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम कर रहे हैं वर्कर है, उनको कैसे और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, उनके स्किल को और ज़्यादा कैसे अपग्रेड किया जाए, इसी को लेकर ये परियोजना लॉन्च की गई। देखिए, देश के अंदर पहले से एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है DAYNULM, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है। उसी मिशन के अंतर्गत एक उसे निपुण प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इनका काम क्या होगा कि उनको जो है स्किल करना है, श्रमिकों के क्या करना है? और ज़्यादा स्किल करना है, ताकि विदेशों में भी उनको काम के अवसर मिल सके। और निपुण परियोजना को लागू कौन करेगा? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्योंकि ये क्या करती है? ये पूरे भारत में सबको स्किल करती है। स्किल मतलब कौशल करती है। कौशल का मतलब है जो भी आपके पास क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसको और ज़्यादा निखारने का काम करती है। तो ये निपुण प्रोजेक्ट किसके लिए आया है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आया है। कौन सी मंत्रालय इसको जो है लागू कर रही है? लागू करने का काम है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप पुरी जी। क्लियर है? और निपुण किस इनिशिएटिव का पार्ट है? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है,
तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो और भी बहुत सारे जो न्यूज़ है, उसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो बने रहिए, ठीक है, लोगों को उसको शेयर करिए, और समझ में आए अगर कुछ सजेशन हो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।